हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 3 ऊष्मा। देखो, ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा के प्रकार और ऊष्मा का मापन किसके द्वारा किया जाता है और ऊष्मा के स्थानांतरण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले देखो, आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र तो रेशों से बनाए जाते हैं, जंतुओं के रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र की ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं, यदि आप बाहर धूप में आ जाए तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखो, गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी है। चाय गर्म तथा बर्फ़ ठंडी होती है। सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडा के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तु ठंडी है जबकि कुछ गर्म है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं जबकि कुछ वस्तु दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्राय हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय है? ज्ञात करो। तो देखो, ठंडी है, गुनगुना है। इसके लिए देखो, आइसक्रीम हमें पता ठंडी होती है। चाय के प्याले में रखी चम्मच वो भी क्या होती है? गर्म होती है। फलों का रस है वो क्या होता है? वो भी क्या है? ठंडा होता है। जबकि तली के उपयुक्त किसी बर्तन की जो हत्ती होती है वो क्या होती है? ठंडी होती है। अब देखो, क्रियाकलाप 3.1 में देखो, 3 पात्र अथवा बर्तन लेने हैं। इन पर हमें ABC नाम अंकित कीजिए और पात्र ए में ठंडा पानी, पात्र बी में गर्म पानी लीजिए और कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में डालिए। अब अपने बाएं हाथ या वाम हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने दक्षिण हाथ को पात्र बी में डालिए। दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबोइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। अब बुझों की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चित करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता गर्मी की विश्वसनीय माप उसे ताप से की जाती है और ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तो देखो, किसी वस्तु की उष्णता या गर्मी की विश्वसनीय माप उसके क्या ताप से की जाती है और ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है। अब देखो, ताप मापन क्या है। देखो, क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ता है तो टेम्परेचर या ताप को
थर्मामीटर तापमापी से मापा जाता है। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो देखो, जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। और किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए और तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए और डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 3.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। ठीक है, ये जो थर्मामीटर है ये क्या कहलाता है? डॉक्टरी थर्मामीटर है। और डॉक्टरी थर्मामीटर का हमें परास पता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, क्योंकि सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और इसका फ़ारेनहाइट में जो मान होता है वो कितना होता है? 94 से लेके 108 फ़ारेनहाइट के मध्य। अब देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर एक क्या है? लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है और इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है और बल्ब में क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। अब बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा और उपयोग किए जाने वाले यह प्रक्रम क्या कहलाता है? मापक्रम सेल्सियस कहलाता है। सेल्सियस स्केल, और इसे सी से दर्शाते हैं। ठीक है, जो इस पे जो मान दे रखा होता है वो डिग्री सेल्सियस में या सेल्सियस स्केल में होता है। और डॉक्टरी थर्मामीटर को हम 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य ही माप सकते हैं, क्योंकि इसका इतना ही परास होता है। अब देखो, क्रियाकलाप 3.2.1 में थर्मामीटर से ताप मापना कैसे माप सकते हैं। तो आइए हम यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट कीजिए। मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस मतलब 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखो, जो एक डॉक्टरी थर्मामीटर के एक भाग का मान कितना होगा? 1 डिग्री में। अब देखो, उपयोग करने से पहले क्या है? थर्मामीटर को अच्छी तरह क्या है? धो लेना है। और धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी या रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अब इसे अपने हाथ से कसकर पकड़िए और इसको झटके दीजिए। झटके देने से क्या होगा? पारे का तल है ना नीचे आ जाएगा और सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को क्या करना है? जीभ के नीचे रखना है और 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालना है और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है तथा ताप को सदैव उसके मात्रक डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया है? मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए कि ताप को उसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। आइए पहली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। तो क्रियाकलाप 3.3 डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने मित्रों के कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए और अपने प्रेक्षणों को सारणी 3.2 में अंकित कीजिए। देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियाँ क्या क्या है। पहला देखो, थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले क्या है? उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने से के लिए पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले क्या पारे का जो तल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा को सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है और थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए।
अब देखो 10 विद्यार्थियों का हमें नाम और उनका टेम्परेचर को हमको यहाँ जैसे किसी का 35, 37, 38, 39 अलग अलग जो आ रहा है मान 35.5, 36.8, तो इसको हमें यहाँ दर्शाना है। फिर उनका औसत मान जो होगा वो तो 10 विद्यार्थियों का इसमें कितना आया, प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक विद्यार्थी का ताप सामान्य ताप 37 हो, यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्ति के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है। अब देखो चेतावनी क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए, क्योंकि थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से यह टूट सकता है। अब देखो डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो प्रयोगशाला ताप मापी। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसी ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपके दिखाए इस ध्यान से देखिए और तथा इसे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है, -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक इसी प्रकार इस तापमापी के किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का माप ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। देखो विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दर्शाए गए अधिकतम तथा न्यूनतम ताप की जानकारी देने के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। आइए हम देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। तो ये देखो जो चित्र में आपको दे रखा है, ये जो है ये क्या है, प्रयोगशाला तापमापी है और इसका परिसर कहाँ से होता है, -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। क्योंकि कुछ वस्तुओं का मान जो माइनस में ठंडी होती है उसका भी मान ज्ञात करना होता है, और कई वस्तुओं को जब वाष्प में परिवर्तित किया जाता है जल को या किसी विलयन का, तब भी उसका जो है मान ज्ञात करना होता है। तो इसलिए इसका परिसर माइनस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। देखो किसी बीकर या मग में नल का थोड़ा सा जल दीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वो बर्तन की तली तथा दीवार को स्पर्श ना करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में जो पारे का तल है स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों का चर्चा कीजिए। देखो प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली जो सभी सावधानी के अतिरिक्त निम्न सावधानियां भी बरतनी चाहिए। पहली है कि तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। दूसरा देखो तापमापी का जो बल्ब चारों ओर से क्या उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका हम ताप मापना है, और बल्ब बर्तन की दीवार से नहीं छूना चाहिए। अब देखो क्रियाकलाप 3.5 में क्या है, किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए और पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है, और क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है।
इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपके मुंह पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह में बाहर निकालने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? तो किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास विभंग या क्रिक को देखते हैं? जो ये चित्र में यहाँ संरचना दिखाई दे रही है, एक प्रकार विभंग या क्रिक है जो क्या करती है, कुछ समय तक की जो थर्मामीटर है उसके ताप को स्थिर बनाए रखती है। तो देखो, विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को क्या नीचे नहीं गिरने से रोकता है। तो देखो, तापमापी में क्या है, पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं और पारा एक विषाक्त पदार्थ है। यदि तापमापी टूट जाता है तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनमें क्या है, पारे का उपयोग नहीं होता है। अब देखो, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो संभव तो आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है और इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा देते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? तो ऊष्मा बर्तन के परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसका पता लगाएं। अब देखो, क्रियाकलाप 3.6। एक एल्यूमिनियम लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए और छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाने हैं। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए और छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म करके और ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखो क्या करना है, एक तो हमें एल्यूमिनियम या धातु की छड़ लेनी है, उसके क्या समान दूरी पे क्या लगा देनी, मोम के टुकड़ों को चिपका देना है और जो आखिरी सिरे को है उसे मोमबत्ती से गर्म करना। और जैसे जैसे हम गर्म करेंगे तो ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ होगा, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाएगा, इस सिरे से गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये मोम भी क्या साथ साथ पिघल कर नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, अब देखो मोम के टुकड़ों का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना प्रारंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरा तो गिरता है? और क्या आप सोच सकते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम जिसमें क्या है, ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है, चालन कहलाता है। और ठोस में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा क्या होती है, स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आसानी से हो जाता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी गर्म वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। और ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा ही स्थानांतरित होती है। तो देखो, वह प्रक्रम जिसमें क्या ऊष्मा का स्थानांतरण किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। और ठोसों में ऊष्मा का चालन प्राय किस में प्रक्रम द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा स्थानांतरण होता है। अब देखो, क्या सभी पदार्थ में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्ती से पकड़ना बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? अब देखो, क्रियाकलाप 3.7 में क्या करना है,
किसी छोटे बर्तन या बीकर में क्या है, गर्म पानी लीजिए। कुछ बर्तन जैसे स्पार, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रेक्षण को सारणी 3.3 में लिखिए। देखो जैसे स्टील का चम्मच वो धातु का है तो उसका क्या है, दूसरा सिरा गर्म होगा, जबकि प्लास्टिक या फिर जैसे प्लास्टिक की स्केल हो गई या फिर लकड़ी का चम्मच है तो ये क्या होती है, लकड़ी और प्लास्टिक से बने होते हैं और इनका दूसरा सिरा गर्म नहीं होता। ठीक है। जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा और कॉपर या तांबा। अब तो इसकी जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं या प्रवाहित होने देते हैं उन्हें हम ऊष्मा के चालक कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या होंगे, एल्यूमिनियम, आयरन, जिसे कॉपर, तांबा है। ठीक है। और जो पदार्थ क्या है, अपने में से ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्मा के कुचालक कहते हैं। ठीक है। और जैसे कि प्लास्टिक और लकड़ी, और यही कुचालक को ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मारोधी भी कहते हैं। ठीक है। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, आइए इसका पता लगाएं। देखो क्रियाकलाप 3.8, गोल पेंदे या फ्लास्क। गोल पेंदे का जो फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो क्या बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भर दीजिए। इसको किसी तीपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। देखो फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल का टुकड़ा लेना और धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे क्या, मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म करना है। अपने प्रेक्षण को नोट बुक में लिखिए। जो कुछ आपने देखा है उस चित्र में भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जो जल है वो गर्म हो जाता है और गर्म जल क्या है, ऊपर उठता है और इस गर्म जल को आसपास का ठंडा जल है ना उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी क्या होता है, गर्म होकर ऊपर उठ जाता है तथा आसपास का जल फिर क्या इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ये सारा जल क्या गर्म हो जाए। और ऊष्मा हस्तांतरण की इस विधि को क्या कहते हैं, सहवन कहते हैं। देखो जल धीरे गर्म होकर ऊपर उठता है और उसका स्थान फिर से जल के स्थान पर आ जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक क्या होता है, वो पूरा जल सारा गर्म ना हो जाए। और ऊष्मा का ये जो स्थानांतरण की विधि क्या कहलाती है, संवहन। और संवहन की विधि किस में होती है, हमेशा पहले द्रव में या जल में पाई जाती है। तो देखो ये दे रखा है आपको, बर्नर है, स्टैंड है, ऊपर फ्लास्क रखा है, इसमें जल है और ये जो गुलाबी रंग के जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल है। और जैसे ही इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से सिरा जो जल का है वो गर्म होता है। तो उसके साथ साथ में ये जो गर्म पानी जब ऊपर उठता है तो ये क्रिस्टल की धाराएं हमें गुलाबी रंग की दिखाई देती है, जिससे हमें पता चल गया है कि जो जल है उसमें क्या है, ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। अब देखो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाता है। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 3.9 द्वारा आप इस विचार को पुष्टि कर सकते हैं। अब देखो क्रियाकलाप 3.9, एक मोमबत्ती लाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है, ऐसा क्यों है? अब देखो हाथ सावधानी, देखो अपने हाथ को क्या ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखना है जिससे कि वे जले नहीं। अब देखो ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा क्या गर्म होती है, इसलिए ज्वाला के ऊपर का हाथ क्या होता है, गर्मी अनुभव करता है।
यदि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल धरती या थल जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है और चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है और समुद्र की ओर से आने वाली वायु को हम क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। अब देखो समुद्र समीर क्या है? समुद्र की ओर से आने वाली जो वायु है वो क्या है? समुद्र समीर कहलाती है। और समुद्र समीर की क्रिया कब होती है? दिन के समय में, जब क्या होता है, स्थल की जो वायु हो गर्म होकर ऊपर उठती है और उसका स्थान कौन लेती है? समुद्र की जो ठंडी वायु है वो। अब देखो समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। अब देखो रात्रि में यह प्रक्रम फिर विपरीत हो जाता है। क्या होता है? समुद्र का जल क्या है? स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। ठीक है। अब देखो ये देखो समुद्र समीर कब होगा? दिन के समय, जब यहाँ की जो पृथ्वी का जो तापमान है वो अधिक हो जाएगा और जिसके कारण क्या होगा? यहाँ की जो वायु है ऊपर की ओर उठेगी और उसकी स्थान कौन लेगा? ये हमारा जो समुद्र की ठंडी वायु लेगी। तो ये इस प्रक्रिया में क्या होता है? गर्म वायु ऊपर की ओर उठकर समुद्र की ओर चली जाती है और समुद्र की ठंडी वायु स्थल की ओर आती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समुद्र समीर। जबकि रात्रि में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। क्या होता है? रात्रि में जो समुद्र का जल है वो जल्दी क्या होता है? गर्म हो जाता है और वो क्या ऊपर की ओर उठता है और थल जो ज़मीन का जो वायु वो ठंडी होती है, इसलिए वो क्या है? उसकी ओर, किसकी ओर जाती है? समुद्र की ओर। तो इसमें क्या होता है? समुद्र की जो वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और स्थल की ओर जाती है और स्थल की ठंडी वायु कहाँ आ जाती है? समुद्र के ऊपर। तो इसे हम क्या कहते हैं? थल समीर कहते हैं और ये क्रिया रात्रि में होती है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? थल समीर कहते हैं। थल समीर में क्या होता है? स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है और यह क्या कहलाती है? स्थल समीर कहलाती है। इस परिघटना को दर्शाता है चित्र 3.11। ठीक है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं। इस सूर्य से हम तब तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन तथा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। और विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है और माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इस प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही प्रवेश को स्थानांतरण करता है और हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही प्रवेश को ऊष्मा देता है तथा उसे ऊष्मा संग्रहण करता है। अब देखो सूर्य से हमें जो ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा प्राप्त होती है जिसे हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। अब देखो गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं और जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य ऊष्मा से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग क्या है? परागत हो जा सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? देखो सर्दियों और गर्मियों में पहनने के वस्त्रों के प्रकार। देखो आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के
कपड़े पहनना पसंद करता है। ऐसा क्यों होता है, आइए इसका पता लगाएं। तो देखो क्रियाकलाप 3.10 में क्या है, टिन के एक जैसे 2 डिब्बे लीजिए, इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला और दूसरे को बाहरी पृष्ठ को श्वेत पेंट कीजिए। अब दोनों डिब्बों के बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रखिए। अब दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक है, गर्म है? और केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 3.11 क्रियाकलाप 3.10 में प्रयोग किए गए दोनों डिब्बों को लीजिए और इन दोनों में समान मात्रा में क्या करना है, ताप लगभग 4 डिग्री का गर्म कर जल रख भरिए। दोनों डिब्बों को किसी गर्म कमरे में अच्छा छाया में रखिए और 10 से 15 मिनट के पास प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। अब दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर में कम हुआ है। क्या इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्दियों में जो सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? अब देखो गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में क्या है, गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें लाभ सुखद और लगता है और हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों को अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायी लगते हैं। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयले या लकड़ी जैसे ईंधन या विद्युत का उपयोग करते हैं। ऐसे भवन बनाना संभव है जिस पर बाहर की गर्मी तथा सर्दी का उपयोग न पड़े। भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है और ऐसा करने की एक विधि है जो भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। अब देखो सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण या गर्मी बनाए रखते हैं। तो देखो सर्दियों में जब ऊन वस्त्र पहनते हैं, ऊन क्या है, उष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में क्या है, वायु फंसी ट्रैप रहती है और यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है। अंततः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपके एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए 2 कंबल के बीच में वायु का एक परत विद्यमान है। अब देखो इस पाठ से हमने क्या सीखा है। तो देखो किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव उसकी स्पष्ट इंद्रियों द्वारा विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर -10 से 110 डिग्री होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। उष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। ये चालन, ये संवहन है विकिरण द्वारा। अब देखो ठोस में प्राय उष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा ठोस द्रवों और गैसों में उष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उसे उष्मा के चालक कहते हैं। और गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र से अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन उष्मारोधी हैं तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी या ट्रैप होती है।